बजट का इंतजार था, बजट आ गया। देश में एक हलचल भी मची हुई है, विपक्ष में, पक्ष में, हर तरफ जनता में। अब लोगों को लग रहा है कि क्या मिलना चाहिए था और क्या मिला। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और एक वक्ता हैं। बताएंगे कि बजट जो आया है किन किन के लिए ये फायदा है और किसको किसको नुकसान होने जा रहा है, या बिहार के लिए क्या फायदा होने जा रहा है। शिशिर कौंडिल्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। बताया जाए सर, जो बजट आया है कितना संतुष्ट आप उससे हैं? अब चूंकि आप तो विरोध में हैं, विरोधी पार्टी में हैं, तो हो सकता है कि आप तो विरोध में ही बात करेंगे, लोगों की ये समझ हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन एक आम आदमी हो के आप बताइए कि जो बजट आया है इससे कितना लाभ होगा लोगों को। देखिए, मैं लाभ की बात तो बिल्कुल कर ही नहीं रहा। लाभ की बात अगर करें ऑब्जेक्टिव होकर के, तो 8 वर्षों के बाद एक स्लैब जो है वो सरकार लाई है टैक्सेस का। इनकम टैक्स 7.5 लाख पे अब पे करना है, जो 5 लाख पे पहले जो है वो पे करना होता था। इसके अलावा तो ये तो लोक लुभावन इसलिए है क्योंकि 2024 में चुनाव है, तो मिडिल क्लास को अपनी ओर खींचने का एक हथियार जो है उसका इस्तेमाल केंद्र सरकार ने किया लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन अगर दूसरी ओर आप देखें तो वेरी डिसअपॉइंटमेंट बजट को देख करके मेरे जहन में आया कि मतलब ये डिसअपॉइंट करने वाला बजट है। किस मामले में सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है? मैं आपको देखिए, अगर बिहार के संदर्भ में लेंगे तो भी और देश के संदर्भ में लेंगे तो भी, देश में 2 बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं की गई। वो डायरेक्ट रोजगार आपको नहीं मिलेगा, अप्रेंटिसशिप में जाना होगा। स्किल डेवलपमेंट की बात की गई। स्किल डेवलपमेंट का काम पिछले लगभग 8-9 वर्षों से लगातार चल रहा है इस देश में। उसके लिए अलग विभाग बना दिए गए, लेकिन बेरोजगारी के मद्देनज़र स्किल डेवलपमेंट कहीं भी काम आया क्या? हमें तो नहीं लगता है। आप भी देख रहे होंगे। बिहार में इतने सांसद हैं शिशिर जी, तो इन लोगों ने बिल्कुल इनको तो बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। बिहार को तो कुछ नहीं मिला, तो क्यों नहीं आवाज़ उठाए? अब ये तो जो है वो जो सांसद हैं, पक्ष हो या विपक्ष के हों, पक्ष वाले लोग तो भाई उनके आला कमान है, उनके आका हैं। वो गुजरात के लोग बैठे हैं, गुजरात की लॉबी है और सब कुछ गुजरात के लिए उनको चाहिए। उनको एक कंपनी भी जो है वो बिठाना हो, सेमीकंडक्टर के भी कंपनी बिठानी हो तो गुजरात के लिए ही चाहिए। बिहार के सांसद जो जीत के जाते हैं यहाँ से, तो ये तो बिहार के फर्ज बनता था, ये तो बिहार की जनता जो है उनको इस बात को सोचना होगा ना। आप देखिए ना, बिहार के रिगार्डिंग क्या हुआ? ना एजुकेशन पे कोई बात हुई, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बात हुई, ना टूरिज्म पे कोई बात हुई। भाई क्या बिहार को क्या मिला? बिहार के व्यापारी भी सोचते होंगे कि हमें क्या मिला, हम तो ठगी गए। इतने दिनों से विशेष राज्य विशेष राज्य विशेष राज्य की बात हो रही है, क्या केंद्र सरकार को ये समझ नहीं आ रही है? तो उस पर भी बात होनी चाहिए थी। अभी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने बहुत कड़ी आपत्ति दर्ज की है। आपत्ति दर्ज करने की बात है, आपत्ति दर्ज होनी चाहिए, और उसमें कड़ी आपत्ति दर्ज क्या है, इसका तो सड़क पे विरोध होना चाहिए। लेकिन सवाल देखिए, सवाल क्या है कि एक सिस्टम है, बजट तो एक सिस्टम है ना, और उस सिस्टम में बजट पेश होता है और जिसकी सरकार होती है वो अपने तरीके से, उसके जो थिंक टैंक होते हैं, उसके जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो अपने तरीके से सरकार के पॉलिटिकल एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखते हुए और वो बजट तैयार करते हैं। इसका मतलब बिहार में जब उनकी सरकार नहीं है तो इस तरह का दोरंगी नीति अपनाई गई? नहीं, बिहार में उनको, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे देश के लिए बजट। आप बताइए, बेरोजगारी की बात तो हो गई, किसानों के लिए बात कर लीजिए। किसानों के लिए जो स्थिति है उसमें कहीं से ना कोई एफडीआई की बात की गई, ना टेक ऑन पे सिस्टम की बात किसानों के लिए की गई। कह रहे हैं कि एकदम ऐतिहासिक बजट। भाजपा का नेता क्या बोलेगा? भाजपा का जो नेता है वो क्या बोलेगा? वो तो पिछलग्गू है, उनको तो पीछे पीछे चलना है, उनके आका जो बैठे हैं वहाँ, ये भी तो समझने की बात है। इसीलिए कहीं से ये बजट जो है वो एक जो मिडिल क्लास फैमिली, मैं एक ही बात कर रहा हूँ बार बार, मिडिल क्लास फैमिली में केवल एक, वो भी लोक लुभावन,
चुनाव के मद्देनजर। 7.5 लाख दूसरा बस 7.5 लाख का। इसके अलावा कहीं से भी आप देखिए ना, रक्षा बजट की बात, 7.5 लाख क्या 7.5 लाख 7.5 लाख पे टैक्स की छूट रहेगी 7.5 लाख सालाना। सालाना, ठीक है ना। तो 7.5 लाख के इनकम पे टैक्स की छूट रहेगी, जो कि 5 लाख का स्लैब था पूर्व में, ठीक है। अब आप बताइए, ये 8 वर्षों के बाद 2024 का चुनाव है, 2024 ये इस सरकार का अंतिम बजट है, ठीक है ना। उसके बाद ये बजट, पूर्ण बजट पेश नहीं करेंगे, तब वो अर्ध बजट पेश होगा। पूर्ण बजट फिर तभी पेश होगा जब दूसरी सरकार आएगी। वो किसकी सरकार आती है वो तो देखने वाली बात होगी, उस 2024 में वो डिपेंड करेगा वोटिंग पैटर्न पे। तो ये अंतिम बजट है। अंतिम बजट में भाई कहाँ हम फेंक सकते हैं गोली, जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, तो बड़ा अच्छा मिडिल क्लास फैमिली को लुभाने के लिए उन्होंने जो है वो 7.5 लाख का स्लैब दिया 8 वर्षों के बाद। इससे पहले 8 वर्षों तक ऐसा स्लैब जो है वो नहीं बदला गया था, ठीक है ना। अब आप बताइए कि रक्षा बजट में जो एम्युनिशन, आर्म्स एंड एम्युनिशन खरीदने के लिए सबसे कम जो अलॉटमेंट हुआ है वो इस बजट में है, सबसे कम अलॉटमेंट, ठीक है ना। तो ये आप वहाँ सैलरी कट करने के लिए, पेंशन कट करने के लिए अग्निवीर की बहाली कर दिए। तो चलिए वहाँ तक जो है वो क्या स्थिति थी क्या नहीं स्थिति, पूरा देश समझता है इस बात को। लेकिन आप जो मूल उसकी जो ऋण है, जो हमारे सैनिकों के कहा जाए कि उनको बुलंद करता है, उनको मजबूती प्रदान करता है, ठीक है ना। और वो वहाँ पर आपने क्या किया, वहाँ पे भी आपका वही हाल है। इसीलिए कुल मिलाकर के मैं आपको बताऊं कि ये बजट जो है, बजट नहीं, देश के लिए एक मजाक है। मजाक आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इस देश के लिए मजाक है। और मुझे तो वो समझ में नहीं आता जो माननीय वित्त मंत्री जो भाषण पढ़ती हैं बजट का, हमको तो ये लगता है कि मुझे क्या, उनको खुद भी समझ में नहीं आता होगा कि वो पढ़ क्या रही हैं, वो दे क्या रही हैं। इससे पहले वो लोन्स का जो सिस्टम उन्होंने दिया था पूर्व में कोरोना काल में, कि उस प्रकार से जो स्थितियां, क्या आप राय देना चाहेंगे नरेंद्र मोदी को? नहीं, नरेंद्र मोदी को तो राय क्या देना है, वो तो राय मानते कहाँ के, वो तो केवल मन की बात करते हैं। हम लोगों के मन की बात सुनते कहाँ हैं, देश की युवाओं के मन की बात कहाँ सुनते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो केवल अपने मन की बात करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो अब सवाल है कि ये तो वो समझते हैं हम सर्वज्ञ हैं, हम सब कुछ जानते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं? नहीं, ये तो उनका पर्सनल प्रिविलेज है, ये विशेषाधिकार है उनका। अभी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से थोड़े चल रही है, सरकार तो रॉबिन हुड। इधर राहुल गांधी मैं देख रहा हूं कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं। राहुल गांधी जैसा बनने में, राहुल गांधी जैसा त्यागी व्यक्ति बनने में नरेंद्र भाई मोदी जी को 4 जन्म लेना पड़ेगा। और कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का लीडर नहीं जो राहुल जी को बीट करे। मैं इसलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी में हूं इसलिए कह रहा हूं, राहुल गांधी का जो कैरेक्टर है ना, वो, जैसे मैंने क्या कहा, इस देश में 3 व्यक्तियों के त्याग का इतिहास रहा है। जिसने त्यागा, अपने पद का त्याग किया, अपनी इच्छाओं को मार लिया। कौन प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता है? 2004 में सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती, कौन रोकता? 2009 में राहुल गांधी केवल जुबान खोलते तो प्राइम मिनिस्टर बनते, ठीक है ना। और तीसरा जो है वो तब जेपी की बात आती। लेकिन जेपी, जयप्रकाश नारायण के लिए मैं ये भी कहूंगा कि जयप्रकाश नारायण अगर मुंह खोलते प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो उन्हीं के साथ 2 लोग, आचार्य कृपलानी और मोरारजी देसाई, वो नहीं मानते जेपी को। लेकिन सोनिया जी को के साथ तो ऐसा था नहीं मामला, राहुल जी के साथ तो ऐसा मामला था नहीं। खैर, बजट पर हम लोग बात कर रहे थे। जब व्यक्तित्व की बात आपने कही कि ऐसा क्यों करते हैं, तो फिर मैं इस बात की बात कर रहा हूं। लेकिन बजट का जहां तक सवाल है और बजट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो बजट से गरीबों को क्या कुछ लाभ होना है? इससे देखिए, कोई लाभ नहीं होना है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने की जो बात कही गई कि 1 वर्ष और देंगे, ये क्या उसका हश्र हो रहा है? पीडीएस की क्या स्थिति है? कहाँ जमाखोरी हो रही है और कितना नुकसान हो रहा है? आपको पता है कि जिसको वो मिलता है वो वहाँ पीडीएस दुकान से उठाता है और सीधा जो है वो
रिटेल दुकान पे पहुंच जाता है उसका जो भी अनाज चावल या जो भी उसको मिलता है। अंत में एक सवाल है, अंत में एक सवाल करेंगे कि बिहार के जो सांसद हैं, भाजपा के सांसद, जो एनडीए से जुड़े हुए सांसद, उनको आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? मैं बिहार के सांसदों को ये कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट आपको बिहार की जनता ने चुन करके भेजा है, तो कम से कम उनके हितों का तो ख्याल रखिए, कम से कम उनके लिए तो वहाँ बात उठाइए। आप क्यों इस प्रकार से जो है वो किंग कर्तव्य विमूढ़ बने बैठे हैं और अपने आकाओं की तरफ नजर उठाए और पलक पाबड़े बिछाए बैठे हैं, उनके चिरौरी में लगे हैं आप। कमोबेश इस स्टेट की जनता ने आपको जिता करके भेजा है, उसका ख्याल रखिए। तो ये थे हमारे साथ शिशिर कौंडिल्य जी, जो बजट के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें इन्होंने की। अगली बार दूसरी शख्सियत से किसी और विषय पर बात करेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।